नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करनी है। फर्स्ट ऑप्शन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में किया। सेकंड ऑप्शन है, बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन है, बुद्ध के जनसाधारण भाषा मागधी में अपने उपदेश दिए। चौथा ऑप्शन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। पांचवा ऑप्शन है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुबच्चू को दिया। तो इसका जो अपना राइट आंसर रहेगा वो ऑल दी सब जितने भी ऑप्शन है वो सारे के सारे सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौशल श्रावस्ती, चेदी शक्तिमती, अवंती उज्जैनी, वत्स इंद्रप्रस्थ। तो इसका जो ऑप्शन है डी वाला सुमेलित नहीं है। डी का जो सही आंसर है जो है इसका वत्स का जो है कौशाम्बी होना चाहिए। कौशाम्बी है इसका। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। 103, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जम्बूद्वीप के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे। सेकंड ऑप्शन है, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सर्प था। थर्ड ऑप्शन है, ऋषभदेव को पुराणों में नारायण का अवतार माना गया है। चौथा ऑप्शन है, ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पांचवा ऑप्शन है, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ गणराज्य में यात्रिक कुल के प्रमुख थे। तो इसमें से सत्य कथन बताना है। सत्य कथन इसमें से है, ये ऑप्शन रहेगा 1, 3, 4 और 5। अगला सवाल देखते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय का क्या कारण था? फर्स्ट ऑप्शन है, घोरी द्वारा युद्ध की संपूर्ण तैयारी करना। सेकंड ऑप्शन है, पृथ्वीराज द्वारा आमोद प्रमोद में व्यस्त रहना। थर्ड ऑप्शन है, तराइन के प्रथम युद्ध के बाद पृथ्वीराज द्वारा सैनिक शक्ति को पुनः युद्ध हेतु पूर्ण रूप से संगठित नहीं करना है। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या है वो है अपना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों सही है। इनकी वजह से वो पृथ्वीराज की पराजय हुई थी। अगला सवाल है 105, निम्नलिखित में से अशोक के किस स्तंभ लेख पर चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के 3 छोटे लेख मिलते हैं? दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, लोरिया अरराज स्तंभ लेख, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। इसका जो ऑप्शन इसमें बनाना है कि विग्रहराज चतुर्थ के 3 छोटे लेख मिलते हैं, कौन से हैं? तो ये बी ऑप्शन है, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। अगला सवाल है 106, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है, अर्थशास्त्र में 15 अध्याय व 180 प्रकरण है। सेकंड ऑप्शन है, अर्थशास्त्र की प्रथम हस्तलिपि आर्य शर्मा शास्त्र ने 1902 में खोजी। थर्ड ऑप्शन है, यह पुस्तक गद्य तथा पद्य दोनों शैली में लिखी गई है, इसकी भाषा हिंदी है। चौथा ऑप्शन दिया गया अध्याय 7 से 15 में राजा की विदेश नीति का उल्लेख है। तो इसमें जो है कथन कितने सही है वो बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन है, 1 और 4। अगला सवाल देखते हैं 107, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। बरीदी मुमालिक, दीवानी नज़र, सरजानदार, दीवानी इमारत। तो इसका जो ऑप्शन है वो बरीदी मुमालिक का होगा गुप्तचर विभाग पहले का, तो दीवानी नज़र का होगा दान वितरी विभाग, सरंजादार का होगा अंगरक्षक को प्रदान, और दीवानी इमारत का होगा निर्माण विभाग प्रदान। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो अपना रहेगा बी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश ने तराइन के तीसरे युद्ध में ताजुद्दीन यल्दूज को पराजित किया। सेकंड ऑप्शन है, इल्तुतमिश ने 1217 में नासिरुद्दीन कुबाचा को पराजित किया। थर्ड ऑप्शन है, इल्तुतमिश ने 1225 में बंगाल के हुसामुद्दीन खिलजी को पराजित कर बंगाल पर अधिकार कर लिया। चौथा ऑप्शन है, इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया। सत्य कथनों का चयन करना है। इसमें 108 में कौन सा सत्य कथन है वो बताना है। तो इसका जो सभी कथन है वो सारे के सारे सत्य है। अगला सवाल देखते हैं 109, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पुंडरीक विठल रागमाला, पंडित दामोदर संगीत दर्पण, पद्य नारायण देव, पद्य कौतुक, तानसेन संगीत परिजात। तो इसका जो ऑप्शन है सुमेलित नहीं है वो है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में दिया गया तानसेन वाला संगीत परिजात, ये गलत ऑप्शन है। अगला सवाल 110, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा सही है वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है, मारवाड़ नरेश राव मालदेव की मृत्यु के बाद 1562 में चंद्रसेन जोधपुर की गद्दी पर बैठे। सेकंड ऑप्शन है, अकबर ने नागौर के हाकिम हुसैन कुली बेग को भेजकर 1564 में जोधपुर किले पर अधिकार कर लिया। थर्ड ऑप्शन है, अकबर ने नवंबर 1570 में नागौर दरबार लगाया। चौथा ऑप्शन है, नागौर दरबार के दौरान राव चंद्रसेन ने अकबर की अधिकार स्वीकार नहीं की थी। तो इसके जो सत्य कथन बताना है वो सभी कथन सत्य है, 1, 2, 3, 4, तो सारे के सारे ये ऑप्शन है। अगला सवाल है 111, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के काल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई थी? तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है बी ऑप्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन देगा, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश जारी किया जो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। सेकंड ऑप्शन है, कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को आरंभ किया। थर्ड ऑप्शन है, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के दौरान 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द किया। चौथा ऑप्शन दे रखा है, बंगाल विभाजन रद्द के समय भारत के वायसराय लॉर्ड हॉटिंग थे। तो इसमें से सत्य कथन कौन कौन से वो बताना है। तो इसमें सत्य कथन जो होगा 1, 2, 3, 4 सभी सही है, ये ऑप्शन राइट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, राजा मोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की नींव डाली। सेकंड ऑप्शन, राजा मोहन राय द्वारा बंगला भाषा में पत्र संवाद कौमुदी प्रकाशित किया गया। थर्ड ऑप्शन, 1859 में सोम प्रकाश का साप्ताहिक रूप में ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रकाशित किया गया। चौथा ऑप्शन दे रखा है, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष द्वारा किया गया। तो इसका जो इसमें बना सत्य कथन है 1, 2 और 3, 4, ये ऑप्शन राइट है। अगला सवाल 114, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला ऑप्शन देगा, भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। सेकंड ऑप्शन देगा, भारत में 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर के स्थानीय समय को संपूर्ण देश के लिए मानक समय माना गया है।
तीसरा ऑप्शन देगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरता है। चौथा ऑप्शन देगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो इसमें से सत्य कथन बताना है। सत्य कथन है 1, 3 और 4। तो इसका ऑप्शन सही रहेगा वो बी नंबर, जो बी ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में इसने देगा 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर के स्थानीय समय को संपूर्ण देश के लिए मानक समय माना गया है। तो ये पश्चिमी देशांतर जो लिखा हुआ है ये गलत है, यहाँ पे पूर्वी देशांतर होता तो ये सही होता। अगला सवाल है 115। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर किस दिन पड़ती है? विषुवत रेखा पर सीधी किरणें कब पड़ती है? वो है 21 मार्च और 23 सितंबर। तो इसका ऑप्शन राइट रहेगा 1 और 3, बी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला सवाल है 116। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पेम्पेरो दक्षिण अमेरिका, फ्राइजेम ब्राजील, बाईस फ्रांस, सूराजो मैक्सिको। तो इसका 116 का सही ऑप्शन है। तो सम्मिलित नहीं है वो है डी ऑप्शन मैक्सिको, सूराजो मैक्सिको, ये सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल देखते हैं 117। समताप मंडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करनी है। टीजरेंस डी वोर्ट महोदय ने सन 1902 में इस मंडल की खोज की। सेकंड ऑप्शन देगा इस मंडल में पाए जाने वाले सीरियस बादलों को मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन देगा सर्वाधिक ओजोन का सांद्रण समताप मंडल में 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है वो बताना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 1, 2 और 3, यानी कि सभी सही है। अगला सवाल देखते हैं 118। दिन में दो ज्वारों के मध्य सामान्यतया अंतराल रहता है। तो ज्वारों के मध्य कितना अंतराल रहता है? तो 12 घंटे और 26 मिनट। ये ऑप्शन राइट रहेगा। अगला सवाल देखते हैं 119। भारत द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप में तीसरा शोध केंद्र भारतीय कब स्थापित किया गया? तो ये किया था ऑप्शन देगा ये नंबर 18 मार्च 2011, 18 मार्च 2010, 18 मार्च 2012, 18 मार्च 2013। तो ये 2012 में किया था, 18 मार्च 2012, सी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल 120। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? वेल्ड उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, स्टेपीज शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, शेलवा उष्णकटिबंधीय वन, डी ऑप्शन है टेंगा शीतोष्णकटिबंधीय वन। तो इसका 120 का ए ऑप्शन है। ये ऑप्शन जो है वो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देते हैं 121। किम्बरले किसकी खानों के लिए विख्यात है? सोना, चांदी, हीरा, ग्रेफाइट। तो इसका है हीरा, सी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं 122। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या के आधार पर कौन कौन सा स्थान रखते हैं वो बताना है। तो अफ्रीका है दूसरे स्थान पर, अफ्रीका दूसरे स्थान, दक्षिण अमेरिका 5वां स्थान, यूरोप ये रहेगा तीसरा स्थान और ऑस्ट्रेलिया रहेगा लास्ट, छठा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी नंबर जो दे रखा है वो इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं 123। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है पृथ्वी के संपूर्ण धरातल का क्षेत्रफल 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है पृथ्वी के 36.106 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जलमंडल तथा 14.889 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर स्थलमंडल का विस्तार है। थर्ड ऑप्शन देगा अल्फ्रेड वेगनर अनुसार पृथ्वी के 71.7% भाग पर जल तथा 28.3% भाग पर स्थल का विस्तार है। चौथा ऑप्शन दे रखा है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जलीय भाग की अपेक्षा स्थल भाग की अधिकता है। तो इसका जो सत्य कथन बताना है 123, इसमें 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन जो है चारों सही है। अगला सवाल देखते हैं 124। निर्माण कृषि, रोपण कृषि, डेयरी कृषि आदि किस क्षेत्रों में शामिल की जाती है? तो ये कृषि वाला जो भी होता है वो सारा प्राथमिक क्षेत्र है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र। अगला सवाल देखते हैं 125। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला ऑप्शन देगा भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली केंद्र सरकार JL नेहरू सरकार के पास 20 कैबिनेट मंत्रालय में 2 महिला मंत्री थी। सेकंड ऑप्शन में इंदिरा गांधी की 5वीं, 6ठी, 9वीं कैबिनेट में एक भी महिला केंद्रीय मंत्री नहीं थी। तीसरा ऑप्शन देगा राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में मोहन सिन्हा की केवल एक महिला मंत्री शामिल थी। चौथा ऑप्शन देगा मोदी सरकार 17वीं लोकसभा 2019 में महिला उम्मीदवारों की संख्या 78 थी। तो इसमें से सत्य कथन कौन सा है वो है 2, 3 और 4। पहला जो ऑप्शन है वो गलत है, तो 2, 3 और 4 ये ऑप्शन राइट है। 126। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन समझौता 1 जनवरी 1995 को लागू हुआ। सेकंड ऑप्शन है भारत सहित 78 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य बने। थर्ड ऑप्शन है वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के 174 सदस्य देश हैं। चौथा ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका सत्य कथन बताना है, जो वो है 1 और 4 सी ऑप्शन। ठीक है, 1 और 4 सी ऑप्शन। अगला सवाल है 127। निम्नलिखित में से भारत में उदारीकरण के लाभ में शामिल हैं। उदारीकरण से क्या लाभ है? फर्स्ट ऑप्शन है उद्योगों को अधिक मुक्त भाव से बाजार उपलब्ध होंगे। सेकंड ऑप्शन है उद्योगों में खुले रूप से निजी पहल व उद्यम को बढ़ावा मिलेगा। थर्ड ऑप्शन है उदारीकरण से देश की अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धा शक्ति बढ़ेगी। तो इसका 127 में जो सही ऑप्शन रहेगा वो 1, 2 और 3 सभी सही रहेगा। ये ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखते हैं 128। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है यह योजना 1 जून 1997 से गरीबी निवारण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे BPL जीवन यापन करने वाली जनसंख्या को लाभान्वित करने के लिए लागू की गई। सेकंड ऑप्शन है यह योजना दिल्ली व लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में लागू है। थर्ड ऑप्शन है इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे उन परिवारों को रखने की व्यवस्था की थी जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपये से कम थी। चौथा ऑप्शन देगा इस योजना की शुरुआत में प्रति परिवार 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह देने की व्यवस्था थी, जिससे बाद में बढ़ाकर 1 अप्रैल 2002 को 35 किलोग्राम कर दी गई थी। तो इसका बताना है अपने को सत्य कथन।
तो 128 में 1 2 3 और 4 सभी सही है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक, सी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखते हैं। 129, केंद्र सरकार द्वारा कुछ वस्तुएं वितरण के लिए दी जाती हैं, निम्न में से कौन सी शामिल हैं? गेहूँ, चना, चीनी, आयातित खाद्य तेल, मिट्टी का तेल। तो ये लगभग सभी है, तो इसका आंसर रहेगा सी। अगला सवाल देखते हैं। 130, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। फर्स्ट ऑप्शन है, नीति आयोग राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर अलग अलग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या और प्रतिशत का अनुमान लगाने वाली नोडल एजेंसी है। सेकंड ऑप्शन है, नीति आयोग लगभग 5 वर्ष के अंतराल के बाद राष्ट्रीय प्रतिदर्श कार्यालय द्वारा आयोजित प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से गरीबी का अनुमान लगाता है। थर्ड ऑप्शन है, नीति आयोग ने गरीबी रेखा का आधार कैलोरी ऊर्जा को माना है। चौथा ऑप्शन रहेगा, भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन 1870 में दादा भाई नौरोजी ने किया। तो इसमें से बताना है सत्य कथन। और पांचवा ऑप्शन और देगा इसमें, भारत में निरंतर मापन के दो आधार हैं। फर्स्ट है न्यूनतम कैलोरी उपभोग, सेकंड है प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग व्यय। तो इसमें से सत्य कथन अपने को बताना है। तो 130 का सत्य कथन रहेगा वो सभी के सभी सही है, तो ये ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखते हैं। 131 में निम्न में से कौन सा संबंध राष्ट्रीय आय के लिए सही है? ये ऑप्शन देगा, राष्ट्रीय आय बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। बी ऑप्शन देगा, राष्ट्रीय आय बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। तो इसका सही ऑप्शन है डी नंबर, डी वाला जो ऑप्शन है वो राइट है, तो इसका डी राइट है। अगला सवाल देखते हैं। 132, कृषि विपणन विभाग निदेशालय के क्या उद्देश्य हैं? कृषि समुदाय को प्रतिस्पर्धी मूल्य सुनिश्चित करना, किसानों को उपज का उचित एवं प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाना, मंडी प्रांगणों में कृषकों का विपणन सुविधा उपलब्ध करवाना। चौथा ऑप्शन में ग्रामीण क्षेत्र एवं मंडी क्षेत्र में संपर्क सड़क का निर्माण करना। तो इसमें से बताना है उद्देश्य क्या है। तो ये है 1 2 3 और 4, ये सभी ए ऑप्शन राइट है। ठीक है। अगला सवाल है 133, आकस्मिक मुद्रा का निम्न में से कौन सा कार्य है? साख का आधार, राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार, पूंजी को एक सामान्य रूप देना और धन को तरलता प्रदान करना। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा वो है 1 और 2 और 3, तो ए ऑप्शन राइट है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है वो इसमें धारा 34 जिला आयोग का क्षेत्राधिकार, 42 में राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन, 70 में राष्ट्रीय आयोग का प्रशासनिक नियंत्रण, 57 में देगा जिला मंच के आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग में अपील। तो ये यहाँ पे ये जो है 57 नहीं है, यहाँ पे 41 होना था। ठीक है, तो ये जो है गलत रहेगा, यहाँ पे होना था 41, ये धारा 41 में। अगला सवाल है 135, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का मानव विकास सूचकांक 0.732 है। सेकंड ऑप्शन देगा, सर्वाधिक एसडीआई इस बार नॉर्वे का 0.961 है। तीसरा ऑप्शन देगा, इस रिपोर्ट में 191 देशों को शामिल किया गया है। चौथा ऑप्शन देगा, इस रिपोर्ट में भारत का 132वां स्थान है। तो इसमें से बताना है सत्य कथन। 135 में सत्य कथन रहेगा अपना 1 3 और 4, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल 136, राज्य के कृषि सांख्यिकी त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए जिला स्तर पर कौन सी संस्था है? ये ऑप्शन रहेगा, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक। बी ऑप्शन है केंद्रीय सरकारी बैंक। तो यही है केंद्रीय सरकारी बैंक, इसका राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं 137, निम्न में से कौन सी चुनौतियों एवं सहायता समूह की हैं? कौन सी चुनौतियाँ स्वयं सहायता समूह की है? तो ये पहला ऑप्शन रहेगा, प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव, कमजोर वित्तीय प्रबंधन, ऋण की अधिक लागत, शिक्षा का अभाव। तो इसका जो रहेगा 1 2 3 और 4, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला दे रखा है, भारतीय दूरभिक्ष आयोग की सिफारिशों पर 25 मार्च 1904 को सहकारी साख समिति अधिनियम 1904 पारित हुआ। सेकंड ऑप्शन देगा, पहली सरकारी साख समिति काजीपुरम में अक्टूबर 1904 को खोली गई। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, 1919 के अधिनियम में सहकारिता केंद्रीय विषय बन गया। चौथा ऑप्शन दे रखा है, वर्तमान में सहकारिता राज्य सूची का विषय है। तो इसका 138 का सही ऑप्शन रहेगा वो है 1 2 और 4, यानी कि ए ऑप्शन राइट। अगला सवाल है, औरंगजेब द्वारा लड़े गए उत्तराधिकारी युद्धों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा के मध्य, सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और कासिम खां के मध्य, रूपनगढ़ का युद्ध औरंगजेब और मुराद के मध्य, खजबा का युद्ध है औरंगजेब और शुजा के मध्य। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो अपना रहेगा बी ऑप्शन है, वो सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मीर सम्मान बादशाह के घरेलू व व्यक्तिगत मामलों का प्रधान, काजी उल पुजार न्याय विभाग का प्रमुख, वाक्य नवीश नाविक विभाग का प्रमुख, मुशरिफ प्रमुख लेखाधिकारी। तो 140 का होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में वो सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल देखते हैं 141, निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि का गुण नहीं है? इस विधि द्वारा बालकों को नवीन ज्ञान के खोजने का प्रशिक्षण मिलता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि छोटे बालकों के लिए उपयुक्त है। यह विधि व्यवहारिक जीवन में लाभप्रद है। तो इसका सही ऑप्शन है, यह विधि छोटे बालकों के लिए उपयुक्त है। तो ये ऑप्शन इसका गुण नहीं है, सी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, शिक्षा में विधि शब्द का प्रयोग शिक्षक की उन प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है जिनके परिणाम स्वरूप छात्र सीखता है। ये कथन किस का है? ये ऑप्शन ड्यूबी, बाइनिंग, ई.बी. वेस्ले, फ्रैंक रोस्को। इसका 142 का है सी ऑप्शन। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से किस उपागम की विशेषता है कि ज्ञान की प्रत्येक कड़ी एक दूसरे से परस्पर संबंधित होती है। इस शिक्षण में व्यावहारिकता तथा सार्थकता पर बल दिया जाता है। सक्रिय उपागम, संकेंद्रित उपागम, एकीकृत उपागम, प्रतिगमन उपागम। तो 143 का रहेगा ये ऑप्शन, सक्रिय उपागम। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा बौद्धिक या संज्ञानात्मक विकास संबंधी कारक है जिस कारण बालक अवधान केंद्रित नहीं कर पाता है। ये ऑप्शन है जैव रासायनिक असंतुलन, बी ऑप्शन है संज्ञानात्मक कौशल का अभाव, सी ऑप्शन है बीमारी, रोग, आनुवंशिक। तो इसका अपने को बताना है, केंद्रित नहीं कर पाता है तो ये इसका होगा संज्ञानात्मक कौशल का अभाव, बी ऑप्शन। अगला सवाल है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बोर्ड पर केवल महत्वपूर्ण बातें लिखनी चाहिए, बोर्ड पर ऊपर दाईं ओर के कोने से लिखना आरंभ करना चाहिए, बोर्ड पर सदैव 45 डिग्री के कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है वो मेरे को बताना है। 145 का होगा हमें पहला और तीसरा, यानी कि बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल 144, सभी विद्यार्थियों में से क्षेत्र विशेष के समस्याग्रस्त छात्रों को किस परीक्षण द्वारा छांटा जाता है। निदानात्मक, उपचारात्मक, मानसिक या प्रश्नावली। तो इसका होगा ये ऑप्शन, निदानात्मक। 147, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य है। ये ऑप्शन है शिक्षकों की कुशलता एवं सफलता या मत मूल्यांकन द्वारा संभव है, बी ऑप्शन है मूल्यांकन द्वारा छात्रों की उपलब्धि तथा दक्षता का पता लगता है, सी ऑप्शन है मूल्यांकन अध्यापन के अवसरों का ज्ञान करवाता है, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी कथन राइट है। तो इसका डी ऑप्शन राइट है, उपरोक्त सभी कथन राइट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है। इस विधि में छात्र स्वयं चिंतन करके समस्या का हल करता है, इस विधि से बालक सदैव क्रियाशील रहता है, इस विधि में सभी विषयों का प्रयोग संभव है, यह विधि छात्रों को पूर्वाग्रह से ग्रसित होने से बचाती है। तो 148 का राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, इस विधि में सभी विषयों का प्रोग्राम संभव है। तो ये गुण नहीं है, सी ऑप्शन। अगला सवाल, सामाजिक अभिव्यक्ति विधि के गुणों में शामिल नहीं है। इसमें दे रखा है, इस विधि में छात्रों का प्रभुत्व रहता है, यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, यह विधि बाल केंद्रित है, यह विधि लोकतांत्रिक है। तो इसका ऑप्शन रहेगा ए। लास्ट ऑप्शन अपना रहेगा, लास्ट सवाल है, सामूहिक परियोजना में कौन से कार्य शामिल किए जाते हैं। फर्नीचर बनाना, नाटक खेलना, चार्ट, मित्र मॉडल, नाटक चार्ट। तो इसका ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो अपना ये 27 जुलाई वाला पेपर पूरा हो गया है। धन्यवाद।